स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग के बारे में और इस पे क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। बढ़िया से अच्छे से घटना चक्र पढ़िए, क्वेश्चन आंसर भी कराए जाते हैं थ्योरी के बाद में। क्वेश्चन आंसर करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। PCS का एग्ज़ाम भी है आप लोगों का, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक, जो कौन है, को है और मन्नन शब्द है, ये राजा के लिए प्रयुक्त होते हैं। संगम या संगम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों एवं विद्वानों की परिषदें थी। इन संगमों में कवियों द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। तो इन संगमों में जो कवियों ने रचना की है उसे साहित्य, उस साहित्य को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। जो संगम साहित्य वो तमिल से रिलेटेड है, इतना याद रखना। और संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य थे, चोल थे। संगम काल में जो तमिल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए हैं। प्रथम संगम किसके, उसमें पांड्य राजाओं के संरक्षण में। प्रथम संगम जो स्थान था वो मदुरई था, अध्यक्षता की है अगस्त्य ऋषि ने। द्वितीय संगम स्थान था कपाटपुरम अलेवाई और अध्यक्षता की है अगस्त्य ऋषि तथा तोलाकपियर ने। ठीक, तृतीय संगम स्थान था मदुरई, अध्यक्षता की है नक्किरर ने। ठीक, दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जो दिया जाता है महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है और इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो तमिल साहित्य के जनक कौन है, महर्षि अगस्त्य हैं। तोलाकपियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं प्रत्युत अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो तोलाकपियम है, जो कि द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है। और इसके प्रणयनकर्ता तोलाकपियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, जो आपका तोलाकपियम ग्रंथ है ये आपका व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। देखिए, शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। ठीक, और यह जो आपका शिल्पाधिकारम है यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है और इसका लेखक जो है चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। ठीक, इसका लेखक जो आपके इलंगो आडिगल थे ये चोल नरेश करिकाल के पौत्र थे। इस ग्रंथ में पोहार या कावेरी पट्टनम में एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोवलन एवं उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कनग्गी से संबंधित एक दुख की मार्मिक कथा है। और तिरुक्कुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। तिरुक्कुरल क्या है, तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तोलाकपियम तमिल भाषा की व्याकरण की पुस्तक है। तोलाकपियम क्या है, तमिल भाषा की व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य की बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। कुरल को तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है और इसे लघु वेद भी कहा जाता है तमिल साहित्य का। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना किसने की थी, तिरुवल्लुवर ने की थी। तिरुवल्लुवर ने भी इसकी रचना की थी। आपके अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। तिरुवल्लुवर क्या थे, ब्रह्मा के अवतार, ये आपके अनुश्रुतियों के अनुसार। पल्लव शासक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। कसाकुडी दान पत्र से ज्ञात होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंघल एवं कलम्र के राजाओं को भी पराजित किया था। जो सिंह विष्णु थे उन्होंने चोल राजा, पांड्य राजा, सिंघल और कुलम्र के राजाओं को पराजित किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम लगभग 670 से 700 ईस्वी ने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियां धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी ने मत्स्य विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्स्य विलास प्रहसन एक हास्य ग्रंथ है उसकी रचना की थी। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने जो हैं तंजौर का शिव मंदिर है जो राज राजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राज प्रथम चोल ने करवाया था।
भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। जो भारत के मंदिर उसमें सबसे बड़ा और सबसे लंबा मंदिर है ये द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा और लंबा मंदिर आपका तंजौर का शिव मंदिर या राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर है। और इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति है बनी है, जिससे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो एकाश में मतलब एक सिंगल पीस में रखी हुई है नंदी की मूर्ति। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग हैं, उरेयूर, कावेरी, पट्टनम, तंजावुर। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगो बुतुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। जो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण द्वितीय, इन्होंने तक्कोलम का युद्ध हुआ इसमें चोलों को परास्त कर दिया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण द्वितीय ने इसी उपलक्ष्य में तंजेयु कोंड की उपाधि धारण की। चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगे कोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरेयूर थी। द्रविड़ देश में चोल अधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को केरल कंडलूर में परास्त किया था। राजराज प्रथम एवं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों में जीत हासिल कर ली। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंघल जो उत्तरी श्रीलंका है उसे जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था। राजराज प्रथम ने विजित क्षेत्र में राजराज ने अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया और पोल्लोनरो को इस क्षेत्र की राजधानी बना दिया और इसका नाम जननाथ मंगलम रख दिया। देखिए, चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंघल यानी श्रीलंका पर आक्रमण किया और उत्तरी सिंघल जो उत्तरी श्रीलंका है, पहले श्रीलंका को सिंघल कहते, तो उस पर आक्रमण करके जीत लिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया। विजित क्षेत्र राजराज ने अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया और पोल्लोनरू को इस क्षेत्र की राजधानी बना दिया। अनुराधापुरम उत्तरी सिंघल की राजधानी थी तो उसे नष्ट करके पोल्लोनरू को जो है इस क्षेत्र की राजधानी बनाया और इसका नाम रख दिया जननाथ मंगलम। तो ये सारी चीज़ें हैं। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र था राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति मतलब जो साम्राज्य को आगे बढ़ाने की नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। जो बंगाल की खाड़ी थी उसे चोल झील का स्वरूप दे दिया था। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया तथा वह सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया। उसने संपूर्ण सिंघल द्वीप को जीत लिया था। संपूर्ण सिंघल, इनके जो पिताजी थे उन्होंने तो सिर्फ उत्तरी सिंघल को जीता था, इसने पूरे सिंघल मतलब पूरे श्रीलंका को जीत लिया और सिंघल के जो राजा महेंद्र पंचम थे उन्हें बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत गंगा घाटी पर आक्रमण किया तथा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। ठीक, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोंड की उपाधि भी धारण की थी और गंगे कोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना भी की थी, तो इसी ने की थी और राजेंद्र प्रथम ने। और बात की जाए पाल शासक बंगाल के थे। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। जब कुलोत्तुंग प्रथम थे, ये भी चोल साम्राज्य के राजा थे, तो इनके समय श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया तथा उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार बीर पेरुमाल के साथ कर दिया। बीर पेरुमाल के साथ कर दिया अपनी पुत्री का विवाह कुलोत्तुंग प्रथम ने। चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। कुलोत्तुंग प्रथम को क्या कहा गया है? सुंगम तविर्त, यानी जो कर हटा देते हैं लगे हुए कर को, उसे कहा गया। चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत क्या था? मंडलम नाम से जाना जाता था।
और प्रांत का विभाजन कोट्टम तथा वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था, प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे। देखिए, चोल साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाए, जैसे आज प्रांत है आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सब प्रांत हैं। और प्रांत का विभाजन जो किया गया था, प्रांत का विभाजन कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था। जैसे आज जिलों में विभाजन होता है, वैसे कोट्टम वलनाडु इस तरह के, उसे उस समय कोट्टम या वलनाडु कहा जाता था। यह कमिश्नरियों की तरह था, प्रत्येक कोट्टम में कई नाडु होते थे, ठीक। और जिले को नाडु कहा जाता। जिला क्या था? नाडु था आपका, कमिश्नरी टाइप का था। कोट्टम और वलनाडु क्या था? कमिश्नरी टाइप का था। तो कमिश्नरी होता नहीं, कई जिलों की एक कमिश्नरी होती है, और जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नाट्टार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था, जो ग्राम सभा होती थी, जो आज की ग्राम सभा होते हैं वैसे कुर्रम होता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति, पौन वारियम स्वर्ण समिति थी। चोल काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पूग कहा जाता था। जो चोल काल था उसमें व्यापारियों शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पूग कहा जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में सफलता प्राप्त की थी। जो चोल कलाकार थे उन्होंने तक्षण कला में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण भी करवाया था। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ है चोल काल में। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज शिव जी की हैं। चोल काल में सर्वाधिक नटराज मूर्तियों का निर्माण हुआ है, जो बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। जो शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा है उन्हें गुरु या शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का भी निर्माण किया था। चोलों के पास अश्व, गज एवं पैदल सैनिकों के साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी, और इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने श्री विजय सिंघल यानी श्रीलंका पर, मालदीव आदि द्वीपों पर विजय की थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उनके बाद उनके उत्तराधिकारी बनते थे। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित है। तगर बीजापुर जो कर्नाटक का एक जिला है कि वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी था। जो आपके कर्नाटक में बीजापुर जिला है उसमें वातापी नाम का एक नगर है, तो उसका आधुनिक नाम बदामी हो गया है। और 6ठी-7वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी क्या थी? आपकी चालुक्यों की राजधानी थी, अब बदामी हो गया। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक युक्त तथा शक्तिशाली था। उसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है, और इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। चालुक्यों के शासनकाल में प्रायः महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विजयादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र भी लिखवाए थे। मतवालिन नामक चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। मतवालिन नाम का एक चीनी यात्री है, उसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा जाता है। काली मिर्च को क्या कहा जाता है? यवन प्रिय, क्योंकि यूनानी और रोमवासी इसे बहुत पसंद करते थे। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडोको कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की स्थिति मानी जाती है।
यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लेप्ट, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थे जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने में किया जाता था। कंबन ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में लिखी है। जो कंबन है उन्होंने तमिल रामायण लिखी है, रामावतारम की रचना तमिल भाषा में लिखी है। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणि ग्रामम, वलंजियर आदि। इनका कार्य था व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरेयूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। जो संगम काल था उसमें उरेयूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी से मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा एवं तिन्नेवेली के जिले और त्रावणकोर के कुछ भाग शामिल थे। इसकी राजधानी थी मदुरा। ठीक, राजधानी क्या थी इनकी? पांड्य राज्य की मदुरा। वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंतवर्मन ने वानवन की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई में कराया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरई में कराया था आपके। एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नोरा, तोंडी, मुसीरी, नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम राज्य को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। जो कदम राज्य था उसको पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और सारी चीज़ें जो भी छोटी हैं ना वो आपके डिटेल में आ जाएंगी और रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल चीज़ें भी बताई जाएंगी। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके। और यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।